स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भोली। ये जो चैप्टर है अपने आंखें, अपना जो कान है और अपना जो दिमाग है उसको खोल करके पढ़िएगा, क्योंकि ये जो कहानी है हमें बहुत सारे संदेश दे करके जाने वाली है। ये हमें बताएगी कि एक्चुअल में जब एजुकेशन किसी बंदे के पास होती है तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उसका जो सोचने का स्तर है वो किस तरह से बड़ा हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो वास्तव में जो शिक्षा है वो मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग होनी चाहिए, ये हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। तो चलिए फिर ये जो चैप्टर है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है और काफ़ी बड़ा भी चैप्टर है, सो आपको सचमुच में मज़ा आएगा पढ़ करके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हर नेम वो सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही, सिंस का मतलब तब से ही, ठीक है, चाइल्डहुड मतलब बचपन, उसके बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। प्रत्येक जो है, जो भी आता था वो उसे किस नाम से पुकारता था? भोली के नाम से पुकारता था। द सिंपल्टन, द सिंपल्टन का मतलब है सीधी सादी, ठीक है, यानी कि उसको भोली या सीधी सादी कह करके लोग पुकारते थे बचपन से ही। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अब ये जो कहानी है भोली की कहानी है, जिसका नाम एक्चुअल में क्या था? सुलेखा। सारी की सारी कहानी सुलेखा से जुड़ी हुई है। तो अब सुलेखा है कौन? तो आपको यहाँ पे बताया है कि सुलेखा जो है वो चौथी बेटी है नंबरदार रामलाल की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। When she was 10 months old, जब वो केवल और केवल 10 महीनों की थी, she had fallen off the cot। कॉट का मतलब होता है चारपाई। वह गिर गई थी, कहाँ से? चारपाई से। ऑन हर हेड, सिर के बल गिर गई थी। एंड परहेप्स, परहेप्स का मतलब होता है शायद, और शायद इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इसकी वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अब क्षतिग्रस्त हो गया उसके दिमाग का कुछ हिस्सा। बचपन में तो ऐसे बच्चे आपको पता है कि थोड़े से जो है दिमागी रूप से पिछड़े रह जाते हैं, ठीक है। That was why she remained a backward child, और यही वह कारण था जिसकी वजह से वो पिछड़ी हुई रह गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसको क्या कहा जाने लगा? भोली कहा जाने लगा। द सिंपल्टन, सीधी सादी उसका नाम पड़ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसका जन्म हुआ तो वो जो बच्ची थी वो गोरे रंग की, फेयर मतलब गोरे रंग की, और प्रिटी यानी कि बहुत सुंदर थी। बट वेन शी वॉज 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको चेचक का जो है दौर आ गया, वो चेचक बीमारी उसको हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ओनली द आईज वर सेव्ड, और उसकी केवल और केवल आंखें बची। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। डिसफिगर्ड का मतलब होता है कुरूप हो जाना, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा शरीर था वो परमानेंटली यानी कि हमेशा हमेशा के लिए कुरूप हो गया। बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, जो उसके काले गहरे धब्बे पड़ गए थे उसके शरीर पर। किसकी वजह से? चेचक की वजह से। तो उनकी वजह से उसका जो शरीर है सारा का सारा हमेशा के लिए कुरूप हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। सुलेखा जो है वो 5 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाई, यानी उसने बोलना भी लेट सीखा। When at last she learned to speak, लेकिन चलिए लास्ट में वो बोलना सीख गई। she stammered, लेकिन लास्ट में जब वो बोलना सीखी तो वो बोलती भी अच्छे से नहीं थी, वो हकला करके बोलती थी। stammered का मतलब होता है stammered, यानी कि हकला के बोलना, ठीक है। The other children often made fun of her and mimicked her, जो बाकी के जो बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसकी जैसे मिमिक्री करते ना हम, तो वो मिमिक्ड यानी कि उसकी जो है नकल उतारते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो बहुत कम बोलती थी, दूसरों के साथ मिलने जुलने में विश्वास नहीं रखती थी। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई आपका मजाक उड़ाता है तो बच्चों के मन में ऐसा फील हो जाता है, डर बैठ जाता है कि हम शायद किसी से मिलेंगे ही नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स,
3 बेटे थे एंड 4 डॉटर्स और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उन बेटियों में से सबसे छोटी बेटी कौन थी? भोली थी। इट वाज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये जो है एक समृद्ध किसान की गृहस्थी थी, यानी कि रामलाल जो है वो एक समृद्ध किसान था। सिंपल सी बात है कि जब गांव का वो नंबरदार है तो समृद्ध होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और अच्छा खान पान था उनके घर का। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़ करके बाकी जितने भी बच्चे थे, 7 बच्चे थे टोटल, तो भोली को छोड़ करके बाकी के जो 6 थे वो पूर्ण रूप से हष्ट पुष्ट थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, जो बेटे थे उनको शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेजों में भी भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, और जब लड़कियों की बात करी जाए तो उनमें से राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, राधा की शादी पहले ही हो चुकी थी, जो सबसे बड़ी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी जो बेटी थी मंगला, उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी, उसकी शादी जो है वो होने ही वाली थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी हो जाती, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, उसके बाद में रामलाल को किसके बारे में सोचना था? तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना था। दे वर गुड लुकिंग, वो अच्छी दिखने वाली थी। हेल्दी गर्ल्स, यानी कि हष्ट पुष्ट बालिकाएं थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए वर ढूंढना, उनके लिए लड़का ढूंढना शादी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी और हष्ट पुष्ट दिखने वाली थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल चिंतित रहता था भोली के लिए। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वो तो ना तो अच्छे रूप की थी, यानी कि ना तो वो अच्छे रूप की थी, और ना ही रूप रंग उसका अच्छा था, ना ही उसका यानी कि ना ही वो बुद्धिमान थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, जब दूसरी बेटी की भी शादी हुई तब भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर, उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दियर विलेज, उनके गांव में लड़कियों का एक प्राथमिक विद्यालय शुरू हुआ। द तहसीलदार साहब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जिसके उद्घाटन के लिए कौन पहुंचे गांव में? तहसीलदार साहब पहुंचे। ही सेड टू रामलाल, तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, राजस्व अधिकारी होने के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, तुम गांव के अंदर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, और इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण होना पड़ेगा, उदाहरण बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि उस समय पर गांवों में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो अब तहसीलदार साहब ने कहा कि तुम एक सरकार के, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हो, तो तुम्हें एक उदाहरण बनना चाहिए कि तुम अपनी बेटी को स्कूल भेज रहे हो तो बाकी के लोग तुम्हें देख करके अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। तहसीलदार साहब ने ये बात रामलाल को कह दी। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने उसी रात ये बात अपनी पत्नी को बताई, शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, क्योंकि पहले ये मान्यता थी कि घर की 4 दीवारी में ही बेटियों को रखा जाता था। अगर लड़कियां घर से बाहर जाती थी, पढ़ने जाती थी, तो ऐसे माना जाता था कि वो अच्छे परिवार से, अच्छे खानदान से ताल्लुकात नहीं रखती हैं, और इस वजह से उनकी शादियां नहीं होती थी। ये अंधविश्वास, ये कुप्रथाएं उस समय समाज में मौजूद थी। तो इसी के चलते जो है इन्होंने इस तरह की बातें की। उनकी पत्नी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, अगर हमारी बेटियां स्कूल जाएंगी तो हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बट रामलाल हैड नॉट टू करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास इतना साहस कहाँ था कि वो तहसीलदार की बात को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करो। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो, भोली भी तो हमारी बेटी है। एज इट इज देयर इज ए लिटिल चांस
लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, और उसका तो विवाह होने का चांस भी बहुत कम है, यानी कि उसके तो शादी होने के चांसेस भी बहुत कम है। अगर उसको स्कूल भेज देंगे तो शायद जो है तहसीलदार साहब की भी बात रह जाएगी और हमारी बेटियों का जो भविष्य है वो भी बर्बाद नहीं होगा। देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं ये। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसका जो कुरूप चेहरा है, एंड लैक ऑफ सेंस यानी कि जो बुद्धिमत्ता की जो कमी है, यानी उसका जो बुद्धूपन है, उसकी वजह से जो है उसकी शादी के चांसेस बहुत कम हैं। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, चलो विद्यालय के जो अध्यापक है उनको भोली के बारे में थोड़ी बहुत चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा चलो मेरे साथ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वट ए स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है, स्कूल के अंदर क्या होता है। शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ, उसको याद आया कि कैसे कुछ ही समय पहले उनकी जो पहले की जो उनकी गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसको ऐसे ही पकड़ करके घर से बाहर निकाला गया था, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया था। तो उसे भी ऐसे लगा कि शायद मैं कुरूप हूँ तो मुझे इस वजह से घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो वो डर गई। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर के कारण चिल्लाई, नो नहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है वो हकलाती तो थी ही, तो इस वजह से। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और पापा ने जो है उसका हाथ जो पकड़ रखा था उसके पिता के हाथ से अपना हाथ जो है वो खींच करके निकाल लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, क्या हुआ है तुम्हें मूर्ख। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया कि मूर्ख तुम्हें क्या हुआ है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल और केवल स्कूल लेके जा रहा हूँ, कहीं और नहीं लेके जा रहा। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स, डिसेंट का मतलब अच्छे, ठीक है, कि चलो इसे थोड़े से अच्छे कपड़े पहना दो टुडे, आज इसको थोड़े से ठीक ठाक कपड़े पहना दो, और एल्स what will the teachers and the other school girls think of us when they see her, नहीं तो जो स्कूल के अध्यापक और बाकी के बच्चे हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो इसको इन फटे पुराने मैले कपड़ों में देखेंगे। तो आज तुम इसे थोड़े अच्छे कपड़े पहना दो। न्यू क्लोथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे अब से पहले। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन हर, जो उसकी बहनों के जो पुराने कपड़े थे वो उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड एंड वॉश हर क्लोथ्स, किसी को उसके कपड़ों की मरम्मत करने की या कपड़ों को धोने की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी, कोई भी इस चीज़ की परवाह नहीं करता था क्योंकि उसे फटे पुराने कपड़े ही मिलते थे। उसके बाद जब वो ज़्यादा फट जाते थे तो उनको डायरेक्ट फेंक दिया करते थे, उनकी कोई मरम्मत नहीं होती थी, उनको कभी धोना नहीं होता था, मैला होता तो उसको फेंक दिया जाता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि उसके कपड़े ना तो कोई धोता था, अगर बहुत ज़्यादा मैले हो जाते उसके पास उसकी बहनों के और कपड़े आ जाते तो उन कपड़ों को वो फेंक देती। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो सच में सौभाग्यशाली थी कि उसको साफ सुथरी पोशाक मिली थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कि सिकुड़ चुकी थी बहुत बार धोने के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को वो पूरी नहीं आ रही थी, यानी कि अब भी उसे बिल्कुल नया नहीं मिला था, बल्कि चंपा के जो कपड़े थे जो बहुत बार धोने की वजह से सिकुड़ चुके थे, जो चंपा को फिट नहीं आ रहे थे, वो इसे दे दिया गया। लेकिन खैर वो था तो साफ सुथरा ही। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कम से कम बहनों के मैले कपड़े तो उसे नहीं पहनने पड़े। शी वॉज इवन बाथड, उसको नहलाया भी गया आज, पहले उसको नहलाया नहीं जाता था, आज उसको नहलाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर्स, उसके जो ड्राई यानी कि सूखे, मेटेड यानी कि उलझे हुए बाल थे उनमें आज तेल लगाया गया, रगड़ा गया तेल से। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, और तभी उसे विश्वास होना शुरू हो गया दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम,
तब उसे विश्वास हुआ कि वो वास्तव में किसी अच्छी जगह पर जा रही है, घर से तो अच्छी जगह पर ही जा रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नए कपड़े और नहलाया गया, अच्छे से जो है उसके बाल बनाए गए, तो उसे लगा कि चलिए आज तो बड़ी अच्छी सेवा हो रही है, आज तो हम कोई अच्छी जगह पर जाने वाले हैं। तब वो खुश हो गई। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms. बच्चे पहले से अपने क्लासरूम्स में जा चुके थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी जो बेटी है उसको हेड मिस्ट्रेस यानी कि जो प्रधानाध्यापिका थी उसको सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, और जब उसके पिता उसको छोड़ करके चले गए तो अब वो अकेली बच गई थी। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। उसने जो है उस लड़की ने भैक वाली नज़रों से इधर उधर देखा, क्योंकि अब वो बेचारी लड़की अकेली रह गई थी, उसके पिता जो है उसे छोड़ करके चले गए थे। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे। सेवरल का मतलब बहुत सारे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और उसी के जैसी लड़कियां उन कमरों में, बहुत सारी लड़कियां उन कमरों में बैठी हुई थी। ऑन मैट्स यानी कि चटाइयों पर बैठी हुई थी। और यहाँ पर आया है स्क्वेटेड। स्क्वेटेड का मतलब होता है पालथी मार करके बैठना, यानी चटाई पर पालथी मार करके बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो किताबों में से पढ़ रही थी और स्लेट्स पर कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, और इन्हीं क्लासरूम्स में से एक क्लासरूम में हेड मिस्ट्रेस ने भोली को एक कोने में बैठ जाने को कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक। भोली अब भी नहीं जानती थी कि एक्चुअल में स्कूल में होता क्या है, स्कूल क्या होता है, स्कूल में किस तरह की गतिविधियां होती हैं। एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स। लेकिन उसको अच्छा लगा, उसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है मेरे साथ, लेकिन फिर भी उसको अच्छा लगा कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, उसी की जो उम्र की लड़कियां बहुत सारी वहाँ पर प्रेजेंट थी, उपस्थित थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड। उसने ये आशा की कि इनमें से शायद एक कोई ना कोई तो मेरी दोस्त बनेगी ही। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। जो लेडी टीचर थी क्लास के अंदर, वो लड़कियों को कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं पाई। यानी जो लेडी टीचर थी उसने लड़कियों को बहुत कुछ समझाया, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे उनको देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, जो रंग बिरंगे चित्र जो थे, जो कलर्स थे उन चित्रों के अंदर, उन्होंने भोली को मंत्रमुग्ध कर दिया था, क्योंकि वो घर में रहती थी और उसको जो है इतना अच्छा कुछ देखने को कभी नहीं मिला था। Horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village। जो घोड़ा था वो वैसा ही भूरा था जैसे कि वो घोड़ा जिस पर तहसीलदार साहब बैठ करके गांव में आए थे। यानी कि जो घोड़ा था वो असली का घोड़ा लग रहा था, वैसा ही बुरा था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और जो बकरी थी वो उनके पड़ोसी की बकरी के जैसी ही काली थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड। ऑर्किड का मतलब होता है बगीचा। वो जो तोता था वो भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसने मैंगो ऑर्किड यानी कि आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो तो उनकी लक्ष्मी के जैसी थी। लक्ष्मी जो उसकी गाय थी चैप्टर में आया था, जिसको बेच दिया गया था। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और तभी भोली ने ध्यान दिया कि जो टीचर है उसके पास आकर के उसके पास में खड़ी है और उसकी तरफ मुस्कुरा रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? भो भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, उसने जो है वो हकलाई और इससे ज़्यादा बोल नहीं पाई, सिर्फ भो 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 इस तरह से। समझ में आ गई आपको? ठीक है, इससे ज़्यादा वो अपना जो नाम है वो नहीं पुकार पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड। हेल्पलेस फ्लड का मतलब होता है ना रुकने वाले, ठीक है, यानी कि जिनकी सहायता नहीं की जा सकती थी, यानी बिना रुकने वाले आंसू जो है उसकी आंखों से बहने लगे और वो जोर जोर से रोने लग गई और उसके आंसू जो है वो बहने लग गए। शी केप्ट हर हेड डाउन
एज शी सेट इन हर कॉर्नर, वो उसी कॉर्नर में बैठी रही और अपना सर जो है वो नीचे कर लिया। नॉट डेयरिंग, उसके पास इतना साहस नहीं था, टू लुक अप एट द गर्ल्स, कि वो बाकी लड़कियों की तरफ देख सके, हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उन लड़कियों की तरफ देख सके जो वो सोच रही थी कि वो मेरी तरफ देख करके हंस रही होंगी। यानी भोली की तरफ देख करके जो लड़कियां अभी भी हंस रही थी, भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन लड़कियों की तरफ देख सके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, और तभी क्या हुआ, स्कूल की घंटी बज गई। ऑल द गर्ल्स स्क्वरिड आउट ऑफ द क्लासरूम्स, स्करिड आउट मतलब जल्दबाजी में दौड़ करके बाहर जाते हैं ना, जैसे कि हाफ टाइम होता है तो आप भी जाते हैं, है ना, कि जब भी घंटी बजी तो सारी की सारी लड़कियां जो है जल्दबाजी में क्लास से बाहर निकल गई। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली के पास अब भी उतना साहस, उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना जो कोना है जिसमें उसको बिठाया गया था वो छोड़ सके। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका जो सर था अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट सॉबिंग, सॉबिंग का मतलब होता है सुबकते हुए, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे जब रोते हैं तो वो सुबकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो सुबकती रही। भोली, तभी आवाज़ उसे सुनाई दी, भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, उसकी जो टीचर थी उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही कोमल और सूदिंग यानी कि राहत देने वाली थी। उसने बहुत ही प्यार से कहा, टीचर ने भोली के पास आकर के बहुत ही प्यार से उसे पुकारा, भोली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसकी पूरी जिंदगी में उसको इतना प्यार से आज तक किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हर्ट, और इसने इसके हृदय को छू लिया, यानी उसको जो है अच्छा लगा। गेट अप सेड द टीचर, उठो, उसके टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये कोई आदेश नहीं था, टीचर ने आदेश रूप में नहीं कहा था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, एक मित्रवत सुझाव था कि भोली उठो। भोली गेट अप, और भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ, ठीक है। टीचर ने बहुत ही प्यार से उसको टैकल किया, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना, स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसकी जो पूरी बॉडी थी, उसका जो पूरा शरीर था वो पसीने से तरबतर होने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, उसने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, अब तो ये मेरी जो हकलाती जुबान है फिर से मेरी बेइज्जती करवाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, पर उसने उस दयालु महिला के लिए यानी कि उस दयालु टीचर के लिए, हाउएवर, फिर भी, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयास करने का निर्णय लिया। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उस टीचर की जो आवाज़ थी वो इतना राहत देने वाली थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसने सोचा कि ये जो है टीचर जो है वो मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी। भो भो भो, शी बिगेन टू स्टैमर, उसने दोबारा से प्रयास किया भोली बोलने का, लेकिन वो हकला रही थी। वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। द टीचर एनकरेज हर, टीचर ने प्रोत्साहित किया। कम ऑन, चलो। नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बोलो। भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, उसने जो है फाइनली अपना पूरा नाम बोल दिया और उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो और राहत महसूस की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। रिलीव्ड यानी कि राहत महसूस की, एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, ऐसे राहत महसूस की जैसे कि ये कोई बड़ी उपलब्धि उसने हासिल कर ली हो। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, उसने जो है टीचर ने उसको थपथपाया अफेक्शनेटली यानी कि स्नेहपूर्वक, एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपना जो ये डर है ये अपने हार्ट से, अपने दिल से बाहर निकालो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम इस तरह से सभी के जैसा, जैसे बाकी फटाफट से बोलते हैं बिना हकलाए हुए, तुम बोल पाओगे। बस तुम्हें करना क्या है, अपने मन का जो डर है उसे बाहर निकाल दो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने इस तरह से ऊपर देखा जैसे कि वो पूछ रही हो सचमुच। यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत ही आसान हो जाएगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम बस प्रतिदिन स्कूल आना। विल यू कम, आओगी ना। भोली नोडेड, नोडेड का मतलब उसने हाँ में सिर हिलाया कि हाँ जरूर आऊँगी। नो
से इट अलाउड। अब टीचर कहते हैं नहीं सर नहीं हिलाना, इसको जोर से बोल करके बताओ। ये यस एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड। अब भोली समय बहुत ही आश्चर्यचकित हुई दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो ये जो यस शब्द है वो एकदम से बोल पाई। ठीक है, थोड़ी सी इकलाई और फिर उसने यस बोल दिया, तो वो खुद आश्चर्यचकित हुई कि मैंने ये बोल कैसे दिया, मेरे से तो बोला ही नहीं जाता था पहले। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डिड नॉट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, यानी टीचर भी कहती है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था क्या कि तुम डर निकाल दोगी तो तुम बोल पाओगी। चलो नाउ टेक दिस बुक, ये पुस्तक तुम ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। उसकी जो किताबें थी वो बहुत ही उसमें अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी और कलरफुल थी। किस किस की पिक्चर्स थी? डॉग की, कैट की, गोट यानी कि बकरी की, हॉर्स घोड़ा, पैरेट, टाइगर एंड ए काउ, और जो गाय थी वो तो बिल्कुल उनके लक्ष्मी के जैसी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और एक प्रत्येक जो चित्र था उस चित्र के साथ ही एक काले अक्षरों में एक शब्द लिखा हुआ था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने के अंदर अंदर तुम इस किताब को पढ़ने के लायक हो जाओगी। टीचर ने कहा देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक एंड देन ए स्टिल बिगर वन, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी और फिर उसके बाद उससे भी बड़ी, यानी कि और बड़ी से बड़ी किताबें मैं तुम्हें दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एवरीवन एल्स इन द विलेज, और थोड़ा सा समय जैसे जैसे समय आगे आएगा वैसे वैसे तुम गांव में सबसे अधिक पढ़ी लिखी बालिका बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर कोई भी तुम्हारी मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब वो पढ़ लिख करके बहुत ही समझदार बन जाएगी, जब वो हकलाना छोड़ देगी तो फिर कौन उसकी मजाक उड़ाएगा और क्यों उड़ाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। People will listen to you with respect and you will able to speak without the slightest stammer. तुम जो है बिना किसी हकलाहट के बोल पाओगी और लोग तुम्हें बहुत ही आदर से सुनेंगे, कोई तुम्हारी मजाक नहीं उड़ाएगा। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जो है जल्द जो है थोड़ा टाइम के साथ स्कूल आना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। भोली फेल्ट एज इफ सडनली, भोली को अचानक से ऐसा महसूस हुआ ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पर्स वर रिंगिंग, जैसे कि गांव के सभी मंदिरों की सारी जो घंटियां हैं वो बज रही हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस यानी कि जो विद्यालय भवन था उसके सामने जो बड़े बड़े पेड़ थे, हैड ब्लूसम्स इनटू बिग रेड फ्लावर्स, उनके ऊपर जो है लाल लाल रंग के बड़े बड़े फूल खिले हुए हों। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, उसका जो हृदय था वो धड़क रहा था, धड़क उठा था विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। उसको ऐसा लग रहा था कि अब एक नई आशा, एक नई जिंदगी उसे मिलने वाली है, और इसी की वजह से उसका जो दिल है वो धड़क रहा था। 10 द ईयर पास, इसी तरह से बहुत सारे वर्ष गुजर गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, जो गांव था वो एक कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, अब जो प्राइमरी स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय भी एक हाई स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, वहाँ पर टिन का जो शेड था उसके नीचे एक सिनेमा हॉल बन गया था। एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, कॉटन जिनिंग मिल का मतलब होता है जहाँ पर कॉटन से जो है बिनौला जो है अलग की जाती है कपास से, तो वो जो मिल होती है उसे ही कॉटन जिनिंग मिल कहते हैं। द मेल ट्रेन, जो मेल ट्रेन होती है, जो डाक वाली जो गाड़ी होती है, डाक गाड़ी, द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट दियर विलेज स्टेशन, यानी कि जो मेल ट्रेन होती है जो मुख्य स्टेशनों पर ही रुकती है, वो उनके गांव में अब रुकना शुरू हो गई थी, यानी कि उनका गांव जो है वो मुख्य धारा में आ चुका था। ठीक है। वन नाइट, एक रात को, आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात को रामलाल ने डिनर के बाद यानी रात्रि भोजन के बाद अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं बिशंबर का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लूं?
यस सर्टेनली, हाँ आवश्यक रूप से, सर्टेनली का मतलब होता है अवश्य ही। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली बहुत ही खुशकिस्मत है कि उसे इतना धनी दूल्हा, इतना जो धनी है वो वर मिल रहा है। ए बिग शॉप, जिसकी एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, जिसका खुद का मकान है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि बैंक में कई हजार रुपए भी उसके पड़े हैं। मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोवरी, और इसके बावजूद भी वो कोई दहेज की मांग नहीं कर रहा है। सो भोली के लिए, यानी कि भोली के लिए एक बहुत ही धनी परिवार से रिश्ता आया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बिशंबर जो है उससे भोली की शादी होनी थी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और बिशंबर का जब प्रपोजल प्रस्ताव उसके पिता रामलाल के पास आया तो रामलाल और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है बिल्कुल स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये तो हमारी भोली की खुशकिस्मती होगी कि इतना उसे जो है अमीर जो है वर मिलेगा। दैट्स राइट, वह तो ठीक है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना ज़्यादा जवान नहीं है, यानी कि जिससे भोली की शादी करवानी है वो इतना युवा नहीं है, वो जवान नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, तुम जानती हो कि वो मेरी उम्र का है, यानी कि वो भोली के पिता की उम्र का है। भोली की उम्र का नहीं है, भोली के पिता की उम्र यानी रामलाल की उम्र का है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ा कर भी चलता है। लिम्स यानी लंगड़ा करके चलना। मोरेवर, और ज़्यादा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप्स, और उसके जो उसकी जो पत्नी थी, यानी बिशंबर की पहले भी शादी हो चुकी थी, वो काफ़ी उम्र का था, ठीक है। उसकी जो पत्नी है, उसके जो बच्चे थे पहली पत्नी के, जो कि मर चुके हैं, पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो वॉट डज इट मैटर, तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी पत्नी ने कहा। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने कहा, 45 और 50, 45 से 50 साल की उम्र, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक पुरुष के लिए कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। 45 से 50, देखिए किस तरह की बातें ये कर रहे हैं कि 45 से 50 साल की जो उम्र है किसी पुरुष की वो ज़्यादा नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम तो बल्कि खुशकिस्मत हैं कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो भोली के बारे में नहीं जानता कि भोली जो है उसको चेचक के दाग उसके शरीर पर हैं, पूरे शरीर पर हैं, और उसमें बुद्धि की कमी है, यानी कि उसके बुद्धूपन के बारे में उसको नहीं पता। हमें तो खुश होना चाहिए कि वो भोली के बारे में नहीं जानता और भोली से शादी करने को तैयार हो चुका है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वो जो है पूरी जिंदगी भर के लिए कंवारी रह जाएगी। येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस यानी कि मूर्ख, विटलेस वन यानी कि वो मूर्ख क्या कहेगी, ठीक है। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, उसकी पत्नी कहती है कि वो मूर्ख तुम्हें क्या कहेगी। शी इज़ लाइक ए डम्ब काउ, वो तो एक गूंगी गाय है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल फिर जो है मन ही मन कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो, ठीक है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, और उसी आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी लेकिन जागते हुए उसे नींद नहीं आई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन यानी बातचीत, उसके जो माता पिता ये फुसफुसाहट के ध्वनि के साथ जो बातचीत कर रहे थे उनको बहुत ही ध्यान से जो भोली है वो सुन रही थी। यानी भोली को पता चल चुका था कि उसकी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से होने वाली है जो उसकी उम्र का नहीं है, जिसके पहली पत्नी के बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं और साथ में जो लंगड़ा के भी चलता है। सिर्फ इसलिए उसकी शादी हो रही है क्योंकि भोली से और कोई शादी नहीं करेगा, और इसी के साथ साथ भोली दिखने में कुरूप है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस वजह से उसकी शादी जो है एक लंगड़े और बूढ़े व्यक्ति से करवाई जा रही थी।
बिशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर का मतलब होता है पंसारी, जो होता है जो सामान वगैरह बेचता है, जिसकी खुद की दुकान होती है। तो बिशंबर जो था वो एक धनी पंसारी था। पंसारी की दुकान आपने देखी होगी। ही came with a big party of friends and relations with him for the wedding। वो जो है अपने रिश्तेदारों की और दोस्तों की एक बहुत बड़ी बारात लेकर के अपनी शादी में आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड टू प्रोसेशन, यानी कि ये जो बारात चल रही थी उसके आगे आगे जो है एक पीतल का एक बैंड, ये जो बैंड बाजा वाली पार्टी होते हैं वो चल रहे थे, और भारतीय जो फिल्म होती है उसका एक जो फेमस गीत था उसकी धुन वो बजा रहे थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यानी धुन बजाते हुए वो आगे आगे चल रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो एक सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, यानी कि ये पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब है कि ये शानो शौकत देख करके जो रामलाल है वो काफ़ी खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी भोली की शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की जो बड़ी बहनें थी, हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो कि इस शुभ मुहूर्त पर आप ये कह सकते हैं या फिर इस उत्सव पर आई हुई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, उनको उसके भाग्य से ईर्ष्या होने लगी कि इतनी कुरूप है, इसके चेहरे पर इतने दाग है, ये बुद्धिमत्ता भी नहीं है इसमें, फिर भी इसकी शादी इतनी धूमधाम से और इतने अमीर परिवार में हो रही है। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब शुभ मुहूर्त आया, द प्रीस्ट सेड, पंडित ने कहा, प्रीस्ट मतलब पंडित ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को बुलाइए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली ने लाल रेशमी साड़ी पहन रखी थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, जो सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, जो पवित्र अग्नि थी सेक्रेड फायर, उसके पास, दूल्हे के पास उसको लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रमोटेड बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ के एक दोस्त ने बिशंबरनाथ को उत्साहित किया कि गार्लैंड द ब्राइड, गार्लैंड का मतलब होता है जो माला शादी में पहनाई जाती है, तो उनमें से एक दोस्त ने कहा, बिशंबरनाथ को उत्साहित किया कि दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, येलो मैरीगोल्ड यानी कि पीले गेंदे के फूलों से बनी हुई जो माला थी, उसको जब दूल्हे ने पीले जो फूलों की जो माला थी, गेंदे के फूलों की माला, उसको उठाया। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, वेल मतलब घूंघट, भोली के सर का जो घूंघट था जिसकी वजह से उसका कुरूप चेहरा ढका हुआ था, पीछे से किसी महिला की वजह से उसके चेहरे से घूंघट जो है वह हट गया। बिशंबर टुक ए क्वाइट ग्लैस, यानी कि बिशंबर ने उड़ती हुई नजरों से दुल्हन को देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में जो माला थी वो थम गई, यानी कि वो रुक गई, वो दुल्हन के गले की तरफ लेकर के जा रहा था लेकिन उसकी माला जो उसके हाथ में थम गई, क्योंकि उसकी नज़र जो उड़ती उड़ती नज़र से उसने भोली का चेहरा देख लिया था। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और वापिस से जो दुल्हन थी उसने वापिस से धीरे से अपना जो घूंघट था वो अपने चेहरे के सामने ले लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा? सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर ने अपने दोस्त से कहा कि क्या तुमने दुल्हन का चेहरा देखा? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो चेचक के गहरे दाग लगे हुए हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो क्या हुआ, तुम भी तो इतने यंग नहीं हो, तुम भी तो जवान नहीं हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके दोस्त ने कहा, मे बी, हो सकता है कि मैं जवान ना हूँ, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मेरा विवाह इससे करवाना है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे तभी मैं इससे शादी करूँगा। ये दुल्हन इतनी कुरूप है, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। ये बिशंबरनाथ ने क्या कर दिया। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट।
अब रामलाल उसके पास गया। रामलाल ने अपनी पगड़ी, अपना सम्मान, सब कुछ बिशंबर के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना जो है इतना अपमानित मत कीजिए। टेक 2000 रुपीज़, अगर ज़्यादा है तो 2000 रुपये ले लीजिए, पर मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं हम तो 5000 लेंगे, अदरवाइज हम चले जाते हैं अपनी बारात वापस लेकर के। कीप योर डॉटर, अपनी पुत्री को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, थोड़े से संवेदनशील बनो। अब रामलाल कहता है बिशंबरनाथ को कि थोड़े से तो संवेदनशील बनो प्लीज, कृपया करके। इफ़ यू गो बैक, अगर आप वापस चली जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव में किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा अगर मेरे घर से बारात लौट गई तो। देन आउट विद 5000, तो फिर निकालो 5000 रुपये, बिशंबर ने कहा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, जो उसके रामलाल थे उसके चेहरे पर आंसू जो है वो छलकने लगे, यानी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। रामलाल वेंट इन, क्योंकि एक तो उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी और ऊपर से तरस भी आ रहा था, ठीक है, और उसके ऊपर से उसने अपना सारा सम्मान जो है वो बिशंबर के पैरों में भी रख दिया था, फिर भी बिशंबर नहीं माना था। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिन करके निकाले। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने जो पैसे की गड्डी थी वो दुल्हे के पैरों में ला करके रख दी। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रियम्फेंट स्माइल, अब जो है बिशंबर के लालची चेहरे पर, ग्रीडी यानी कि लालची, बिशंबर के लालची चेहरे पर, अपीयर्ड का मतलब होता है दिखाई देना या प्रकट होना। अब बिशंबर के लालची चेहरे पर ए ट्रियम्फेंट यानी विजयी मुस्कान जो है उसके चेहरे पर आ गई थी। ही हैड गैम्बल्ड, उसने अच्छा मौका देख करके जुआ खेल लिया था, यानी कि उसने अच्छा मौका देख करके अच्छा दाव चल दिया था। एंड वोन, और जीत भी चुका था, यानी 5000 रुपये उस समय उसने उनसे लिए थे। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, अब उसने जोर से कहा लाओ मुझे हार दो, अब शादी करूँगा। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, वापिस से दुल्हन का जो घूंघट है वो पीछे खिसका दिया गया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, अब भोली की आंखें इस बार नीचे नहीं थी। शी वॉज लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित, जो जिस चीज़ की संभावना थी, यानी कि भोली का जो पति था, जो संभावित पति था, जो पति बनने वाला था, उसकी तरफ सीधी नजरें करके वो देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही घृणा थी, यानी ना ही तो गुस्सा था ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ रूखा तिरस्कार था। यानी कि अब वो उसे ना तो गुस्से से देख रही थी ना ही घृणा से देख रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर रूखा तिरस्कार दिखाई दे रहा था। तिरस्कार का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कोई काम करने से मना कर देना, ठीक है, ना तो गुस्सा दिखाना ना नफरत दिखाना। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, उसने जो है गार्लैंड यानी कि माला को उठाया और गोल करते हुए ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो दुल्हन के गले में माला डालने ही जा रहा हो। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन उससे पहले कि वो भोली के गर्दन में माला डाल पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रैक ऑफ लाइटिंग, उसका जो भोली का जो हाथ है वो बिजली के झटके की तरह बहुत तेजी से झपटा। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और उसकी जो माला थी वो आग में जाकर के गिर पड़ी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो उठी और उसने घूंघट को उतार फेंका। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, पिताजी, भोली एक साफ और तेज आवाज में बोली। एंड हर फादर, उसके जो पिता थे, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, उसको सुन करके, उसको देख करके चौंक गए
कि अब वो जरा सी भी नहीं हकलाई थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना जो पैसा है वो वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। ये किसने कहा? भोली ने। और वो बिना हकलाए हुए बोल रही थी, तो सभी जो है वो आश्चर्यचकित होकर के उसकी तरफ देख रहे थे। सभी के सभी जो है वो चौंक चुके थे। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल पर तो वज्रपात हो गया था कि किस तरह से उसने बड़ी ही मुश्किल से दूल्हे को जो है मनाया था शादी के लिए, और अब उसकी बेटी ने शादी से करने से मना कर दिया था। द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, जो जितने भी गेस्ट आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, वो फुसफुसाकर जो है आपस में बात करने लगे। सो शेमलेस, कितनी बेशरम लड़की है। सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी कुरूप और इतनी बेशरम लड़की। भोली, यू आर क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया कि भोली, क्या तुम पागल हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड्स फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत की कुछ तो परवाह करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए, सैड भोली। भोली कहती है कि आपकी इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से शादी कर रही थी सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, मीन का मतलब नीच, लेकिन मैं ऐसे नीच, ग्रीडी यानी कि लालची, और कंटेम्प्टिबल यानी कि तिरस्कार योग्य, कोवार्ड यानी कि कायर को एज माई हस्बैंड, अपने पति के रूप में कतई स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, यानी कि मैं शादी नहीं करूँगी। वॉट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, हम सभी सोचते थे कि ये एक भोली भाली गूंगी गाय है, और देखो ये कितनी बेशरम लड़की है, अपने पिता से किस तरह से बात कर रही है। भोली टर्न्ड वायलेंट ऑन द ओल्ड वुमेन, जिस बूढ़ी महिला ने ये बात की, भोली जो है गुस्से से उस महिला पर भड़क पड़ी। यस आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्रिवन काउ, आप सोचते हैं कि मैं एक जो है भोली भाली गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, आप जो है मुझे इस निर्दयी व्यक्ति को सौंप रहे थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली जो मूर्ख जो बालिका है, इज स्पीकिंग, वह ही बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और ज़्यादा सुनना चाहती हैं? और ज़्यादा सुनेंगे आप उसे। बिशंबरनाथ द ग्रोसर, और अब जो पंसारी था बिशंबरनाथ, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, वो बारात वापस ले जाने लगा, क्योंकि उसे पता लग गया था कि अब भोली मुझसे शादी नहीं करेगी। उसने पैसे वापस कर दिए और लेकर के जाने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, अब जो बैंड बाजे वाले थे उनको लगा कि शायद जो है शादी संपन्न हो चुकी है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और वो जैसे शादी के समाप्ति पर जो सॉन्ग गाया जाता है वो गाना बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, अब रामलाल जमीन पर स्थिर खड़ा रहा। हिज हेड बोर्ड लो, अब उसकी जो आंखें थी वो नीचे थी, यानी नीची आंखें लेकर के, विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका जो है जो सर था, उसकी जो नजरें थी वो शर्म और बोझ से झुकी हुई थी। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, अब जो है पवित्र अग्नि की जो लपटें थी धीरे धीरे वो भी बुझ चुकी थी, धीरे धीरे मर रही थी। एवरीवन वॉज गॉन, सभी जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, अब रामलाल भोली की तरफ मुड़ता है और कहता है, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा पूरी जिंदगी में। वॉट शैल वी डू विद यू, अब तुम्हारा क्या करेंगे हम? एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady, अब जो है सुलेखा ने एक दृढ़ और शांत आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता नहीं करें। इन योर ओल्ड एज, मैं आपकी वृद्धावस्था में,
आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और अपनी माता की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं इसी विद्यालय में भी पढ़ाऊंगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैडम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, और उसकी जो मैम थी, उसकी जो अध्यापिका थी, वो कोने में खड़ी होकर के इस पूरे दृश्य को, पूरे नाटक को देख रही थी। तभी मैम बोलती है, यस भोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल भोली, तुमने सही कहा। शी रिप्लाइड, अब मैम ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया उसकी अध्यापिका ने। इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, अब उसकी चमकती हुई आंखों में गहरी यानी कि संतुष्टि की गहरी हुई चमक दिखाई दे रही थी। वैसी चमक दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जैसे कि कोई भी जो कलाकार है वो अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति की पूर्णता के बारे में चिंतन करते हुए महसूस करता है। यानी एक टीचर जो है उसने सोचा था कि भोली के साथ ये कैसा अन्याय हो रहा है, और जब भोली ने अपने साथ होते हुए अन्याय का विरोध किया तो टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उसने एक पढ़ी लिखी बालिका को तैयार किया था जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाली थी। और अब उस टीचर को ऐसा महसूस हो रहा था, उस अध्यापिका को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि कोई भी शिल्पकार जो होता है अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति की पूर्णता को देखते हुए उसकी परख जब करता है और वो अच्छी परख वाली वस्तु निकलती है तो उसे जैसे संतुष्टि का एहसास होता है, उसकी आंखों में जो चमक होती है वही चमक उसकी अध्यापिका की आंखों में दिखाई दे रही थी। तो ये हमारा भोली वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी स्टोरी और बहुत ही काफ़ी लंबी भी थी, ठीक है। सो आज की क्लास में जो है अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पाएंगे, खैर हमने स्टोरी पढ़ ली है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी इसी के जस्ट बाद, तो उसमें हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।